हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नया विषय लेके आई हूँ। हिस्ट्री का पार्ट है ये। स्वतंत्रता संग्राम में जब हमारे उदारवादी लोग थे, उन लोगों ने उनका क्या कार्यक्रम रहा, क्या योगदान था। स्वतंत्रता जब हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस टाइम में किस चरमपंथी पे थे, उनके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगी। उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान, इसे मैं मूल्यांकन भी करूँगी। जैसे इसके क्या कार्यक्रम थे। जैसे उदारवादियों को, जैसे इसकी जो नरमपंथी, इसे नरमपंथी भी कहते हैं, नरमपंथी का चरण, इसका जो कार्यकाल था 1885 से 1905। जहाँ आप जैसा कि जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो होती है 1885 में ही होती है। इसे कांग्रेस का जो है प्रथम चरण भी कहा जा सकता है और कहते भी हैं, जो कि उदारवादियों ने भारतवासियों से इस भावना की ज्योति जलाई कि सभी के एक ही शत्रु हैं तथा सभी भारतीय एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। इससे पहले तो सब एक आपस में एक दूसरे से क्या होता था, मतभेद था। सब आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे हमारे देश में। अलग अलग जगह पे कहीं जैसे मुगल का साम्राज्य तो ख़त्म ही हो चुका था, फिर भी नाना साहेब हर जगह से, मतलब छोटी छोटी रियासतों के लिए लड़ाई हो रही थी, मतभेद थे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले उदारवादी राष्ट्रवादियों ने ये किया, नरमपंथी ने ये किया कि सबसे पहले एक एहसास दिलाया कि नहीं, हम लोगों के जो शत्रु हैं वो कौन है, अंग्रेज है। एक ही शत्रु हैं हम लोगों के। भारतीय राष्ट्र को एक बताया गया कि नहीं, हम लोग सब एक जगह मिल के रहेंगे तभी हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। राष्ट्रवाद के कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता तथा भारत को एक राष्ट्र तौर पर संगठित करना। क्या किया उन लोगों ने कि उस टाइम में वो लोग ब्रिटिश को मानते थे कि हाँ ठीक है, गलत तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम लोग विनम्रता पूर्वक और किसी अहिंसक घटना को ना करके असंवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एक दूसरे को एक संगठित किया, एकजुट किया, लोगों को, नागरिकों को। फिर जनता को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षण किया तथा आधुनिक विचारों के लोकप्रिय बनाया। उन लोगों में राजनीति के लिए प्रशिक्षित किया, क्योंकि उन लोगों को राजनीति के लिए प्रशिक्षण करना ज़रूरी था। उन्होंने छुआछूत ये बहुत ज़्यादा मानते थे। फिर क्या होता था उस टाइम में, जैसे ज़मींदार लोग, वो लोग के मतलब अलग ही एक मंशा थी, तो उन सबको थोड़ा एकजुट करने में, फिर हम जो दलित होते हैं उनके प्रति बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि घृणापूर्वक दृष्टि रखते थे। तो इन सब को ख़त्म करके इसी नरमपंथी उदारवादी राष्ट्रवादियों का यह योगदान रहा कि इन सबको हटाने में बहुत ही मददगार हुए। फिर उपनिवेशिक शासन की बुराइयों को भारत के सामने उभारना, मतलब क्या था, ब्रिटिश हमारे भारत में आकर और वो जो शासन कर रहे थे, उपनिवेश कर रहे थे यहाँ, तो उनको, भारतीयों को ये पता ही नहीं चला था पहले। फिर उन लोगों ने इसको उभारा, बताया कि वो लोग हमारे ऊपर रहकर हमारे ही धन को ब्रिटेन में ले जाके, कच्चे माल को ले जाकर हमारे यहाँ
फिर उसका आधुनिक वस्तु को लाया जाता है और हम उपयोग करते हैं और उन्हें कितना फ़ायदा होता है। हम लोग को नीचे दबा कर रखा गया है। तो इन सब उपनिवेशिक शासन की बुराई का एहसास दिलाया। फिर सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करवाई और इंडिया भी एक पत्र भी निकाला गया। सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी करवाई और इंडिया एक पत्र भी निकाला गया, क्योंकि उस टाइम में एक दूसरे को बताना, संवाद भेजना एक पत्र ही जरिया होता था। तो पत्रिका के माध्यम से कि एक पत्रिका छपेगी और वो 100 लोगों में, हजारों लोगों में बटेगी और एक दूसरे के पास हमारा मैसेज पहुंच जाएगा। उदारवादियों का क्या उद्देश्य था? आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना। ब्रिटिश से उन्होंने यही सोचा था, यही कि एक आंदोलन के लिए, जैसे हमारा 1885 में कांग्रेस की तो स्थापना हो गई, लेकिन उसके लिए आंदोलन के लिए एक मुख्यालय तो होनी चाहिए कि उसका ग्रुप संगठन जो भी है कहाँ क्या होगा। फिर भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार करना। राष्ट्रवादी भावना का प्रोत्साहन के लिए प्रसार करना, एक दूसरे को बताना कि नहीं, मतलब भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में जो है हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले स्वतंत्रता के लिए। तो ये सब के लिए प्रेरित किया गया। लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना में ऊपर उठकर उनमें से एक राष्ट्रव्यापी अनुभव की जागृत करना। लोग जाति, धर्म, एक दूसरे जाति से बहुत, जैसे हमारे दलित हो गए, उनसे बहुत ही, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, राजपूत समाज के लोग थे, वो लोग बहुत ही घृणा करते थे, एक जगह एक साथ नहीं रहना चाहते थे। तो इन सबको राष्ट्रव्यापी के अनुभव की जागृत करवाया, ताकि हम अपनी देश को आज़ाद अच्छे तरीके से कर सकें। लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी, ये बहुत ही बड़ा बात है कि लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी उस टाइम में, तब उदारवादियों की ये नीति आ चुकी थी। वो चाहते थे कि जनता बहुत ही ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़कर राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग ले। उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन। उपनिवेशवादी विरोधी जो भी थे उसको प्रोत्साहित करते थे, समर्थन करते थे कि हाँ, उपनिवेशवादी का विरोधी करो। उदारवादियों की मांग क्या थी ब्रिटिश के पास? जो ब्रिटिश सरकार थी, तो उदारवादियों ने क्या मांग रखा कि हमें क्या हक मिलने चाहिए? विधान परिषद का विस्तार। पहले क्या था कि ब्रिटिश सरकार अपनी सरकार तो चला रही थी, अपने सरकार में हम लोगों को किसी भाग का हिस्सा नहीं बनाया करता था। उसमें अपने ब्रिटिश सरकार में हम लोगों को सरकारी चीज़ों में हस्तक्षेप करने का कोई हिस्सा नहीं था। तो विधान परिषद का विस्तार हो, विधान परिषद में भारतीयों की भर्ती होना। विधान परिषद में भारतीयों की भर्ती होती तभी तो फिर हम जानते क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर बजट में नियंत्रण एवं अपने बात पूछने संबंधी अधिकार। बजट में क्या, जो कोई बजट अगर पास हो रहा हो तो उसमें हम पूछ सकें कि हमारा क्या हक है, कितना हमें मिल रहा है, कितना हमें आवंटित किया जाएगा, नहीं। जैसे उस टाइम में क्या होता था कि अकाल बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन उसकी कोई देख रेख नहीं होती थी, कुछ भी नहीं किया जाता था। तो जब तक बजट के बारे में नहीं जानते तो हमें कैसे पता चलता कि हाँ, हमें कितनी मिल रही हैं पैसे या नहीं। जबकि उस टाइम में कुछ पैसे भी नहीं मिला करते थे। अकाल में ऐसी
हजारों के हजारों संख्या में मारे जाते थे लोग, बट उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। न्याय में भेदभाव से दूर रखा जाए। न्याय में भेदभाव से दूर रखा जाए कि ब्रिटिश वाले कुछ गलती किए तो उसे एक भूल या कुछ गलती समझकर माफ़ कर दिया जाए, और अगर कोई भारतीय अगर कोई गलती करते हैं तो उसे फांसी की सज़ा मिल जाए या फिर उसे तोप से उड़ा दिया जाए। तो ऐसा ना हो, न्याय में भेदभाव से दूर रखा जाए। ये उदारवादियों की, नरमपंथी की मांग थी किस टाइम में, जब उदारवादियों की दौर चल रहा था, तब की बात है। कृषि पर जोर एवं सिंचाई सुविधा का विस्तार। कृषि पर जोर देना, सिंचाई, क्योंकि भारत जानते हैं कृषि प्रधान देश शुरू से ही रहा है। यहाँ पे पहले क्या करते थे ब्रिटिश, एक तो वो कर भी लेते थे, लगान भी लेते थे किसानों से कि, और किसान को हमेशा सूर्यास्त से होने से पहले ही उसे जमींदारों को कर वसूल करके ब्रिटिश के पास अपना वो कर देते थे। तो इस तरह से लगा के रखे थे कि भूमि के लिए कर भी देना होता था किसानों को। खुद की उनकी खेती रहती थी, बट वो जमींदार को पैसे देते थे। वो भी क्या, एक का 11, जैसे एक भाग ही उनके पास रहता था और सारा जो 10वां भाग है वो उनके पास, ब्रिटिश के पास कर के तौर पे जाता था। कृषकों हेतु कृषक बैंकों की स्थापना। बैंक की स्थापना होनी चाहिए कि जैसे कभी सुखाड़ हो गए, कभी बाढ़ आ गई, कुछ ऐसी आपदा आ गई, तो वो वहाँ से लोन लेकर अपना काम कर सके। टैक्स के नीति में भारतीयों के हितों का संवर्धन। टैक्स के नीति में भारतीयों के हितों का संवर्धन कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, बहुत सारी कर, 3 तरीके के कर लिए जाते थे, तो वो कर में क्या हो कि कर नहीं लिया जाए। सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो है ब्रिटेन में होती थी, तो वो दोनों जगह पे हो, ब्रिटेन में भी हो और भारत में भी हो, ऐसा था। औद्योगिक शिक्षा का विस्तार होनी चाहिए। औद्योगिक शिक्षा का विस्तार, अगर यहाँ पे कोई औद्योगिक, क्योंकि यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए उद्योग खड़ा करते थे, उसके लिए मुझे नॉलेज ही नहीं थी, तो हमारा भारत कैसे विकास करता। अगर जैसे हम उस टाइम में कहते कि हाँ विदेशी वस्तु का बहिष्कार करें, तो यहाँ की औद्योगिक शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी थी। उदारवादियों की कमजोरी की आलोचना अगर बताएं, तो आलोचना में ये रही कि नरमपंथी को अंग्रेजी राज में पूर्ण आस्था थी, कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं। अंग्रेजों ने हर एक चीज़ अंग्रेजी में ही पढ़ाना, हर एक चीज़ स्टार्ट किया, तो ऐसा लगता था उदारवादियों को, नरमपंथी को, कि अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, इसलिए वो अंग्रेजी का सहारा ले रहे हैं, अंग्रेजी बता रहे हैं, इंग्लिश में ही हर एक चीज़। तो ऐसा उनकी भूल थी। उपनिवेशिक शासन का खुल के विरोध नहीं किया गया। उपनिवेशिक शासन का विरोध तो किया गया, लेकिन खुल के विरोध नहीं किया गया। उन्हें लगता था कि नहीं, हमारी विनती प्रार्थना से मतलब वो हमें स्वतंत्रता दे देंगे। राष्ट्रवादियों ने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति अपनाई। अभी बताया कि वो प्रार्थना करके, याचिका करके, पत्र के माध्यम से विनती करके हर एक आंदोलन को, ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया गया उस समय उदारवादियों के समय में कि हाँ अंग्रेज के विरोध में। तो उन्होंने पत्र का सहारा लिया, प्रार्थना का, याचिका का पद्धति अपनाकर उनसे स्वतंत्रता की भीख मांगी, ऐसा कहा जाता है। ये वो अवधि थी जो
एक भी जन आंदोलन नहीं हुआ, एक भी जन आंदोलन नहीं हुआ था। वे अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से सफल बनाने में असफल हुए। उनका जो उद्देश्य था, ये अभी उद्देश्य बताया था मैंने कि आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना, भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उनका प्रसार करना, लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, ये सब जो उनके थे, इन सबको वो पूरा अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए, वो असफल रहे। इन्हीं उपर्युक्त निम्न कारणों से जो है नरमपंथी अपनी घोषित विचारधारा एवं राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति, राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल हो गए थे। मैंने इस तरह से उदारवादियों, जो नरमपंथी है, 1885 से 1905 का जो दौर है, कहा जाता है ये नरमपंथी का, उदारवादियों का दौर चलता है ये। तो इसके बारे में आज मैंने बताया, इससे आपको आगे और मैं बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।